नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और मैं आपके साथ ज्योति। तो आज डॉक्टर टॉक में हम बात करेंगे नी सर्जरी की। तो हमारे साथ हीलिंग हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ में स्थित है, वहां से डॉक्टर्स की टीम मौजूद है हमारे स्टूडियो में। तो डॉक्टर अजय एस भामरी जो कि डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और उनके साथ जो डॉक्टर हरसिमरन कौर बुट्टर जी आए हुए हैं, वो MBBS MD एनेस्थीसिया हैं। तो पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, मेरा सवाल आपसे है, आजकल हमने देखा है कि 30 से 40 साल की उम्र में भी लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम आ रही है। क्या कारण रहे हैं कि अभी इतनी छोटी उम्र में ही लोगों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी है, या कैसे उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखो, आजकल के दौर में हमारे जो लाइफस्टाइल्स और लिविंग हैबिट्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेरिएशन हुई है। हमारी डाइट अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बोन स्ट्रक्चर को वीक करती हैं। और वही बोन स्ट्रक्चर है जिसने हमारे जॉइंट्स को बेयर करना है, जिसने हमारे जॉइंट्स को संभालना है। अगर हमारी बॉडी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली हमारे जॉइंट्स भी खराब होंगे, और सिर्फ जॉइंट्स ही नहीं, और ऑर्गन्स भी हैं बॉडी के जो खराब होंगे। और यही एक कारण है कि यंग एज में हम देख रहे हैं कि जॉइंट डिजीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो जो आपके पास कुछ पेशेंट्स भी आते होंगे, आप रोबोटिक भी करते हो, है ना, रोबोलेंस का भी उसमें जिक्र है। तो किस तरीके से आप जो सर्जरी है वो करते हैं? क्या रोबोट की मदद से ये वह सब सर्जरी होती है, या अगर जो रोबोट है वो सर्जरी करता है तो उसमें कोई रिस्क भी आता है? नहीं, देखो, ये जो सर्जरी है, पहले तो पेशेंट जब हमारे पास आता है, हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट को वाकई ही सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं। पेन होगी, घुटनों में पेन होगी, पर हर एक घुटने की पेन के लिए सर्जरी इज़ नॉट द आंसर। पेशेंट का डिजीज़ एक लिमिटेड लेवल तक अगर प्रोग्रेस किया है, जॉइंट एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंच गई है जॉइंट की डैमेज, तो ही सर्जरी होती है। बाकी जो आपने जिक्र किया, हम FT3D करते हैं, रोबोलेंस करते हैं, रोबोट है, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो एक इलास्टिक की तरह है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, साइंस है प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेशन से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती है। हम ये लेके चल सकते हैं कि कभी भी हेल्थ और टेक्नोलॉजी में कुछ भी 100% नहीं है। 100% स्ट्रेचेज ओवर विद टाइम। आज जो 100% है, 3 साल बाद वो 90% होगा। ऐसे ही ये जो रिजल्ट्स हम अपनी सर्जरी के देते हैं, ये टेक्नोलॉजी बेस देते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, उसी तरीके से हम अपने रिजल्ट्स भी इंप्रूव करते हैं टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से। रोबोट भी यूज़ कर रहे हैं, रोबोलेंस भी यूज़ कर रहे हैं, FD3D भी यूज़ कर रहे हैं। जी मैम, मेरा सवाल आपसे है, आप एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं। तो अक्सर हमने देखा जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जो कोई बड़ी सर्जरी होती है, तो जो पेशेंट होता है कमर में उसको इंजेक्शन लगवाया जाता है। आप किस तरीके से जो इंजेक्ट करती हैं? हमारी क्योंकि सारी जो सर्जरी है आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है, AI आ चुका है, तो वैसे ही जो एनेस्थीसिया का रोल है वो भी बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, क्योंकि सर्जरी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने छोटा कर दिया है टाइम, फास्ट कर दिया है पेशेंट की रिकवरी को। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बेहोशी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कम से कम बेहोशी में उनका प्रॉपर सर्जरी हो जाए, ताकि उनको डर ना रहे सर्जरी का। इसलिए हम कोई रीढ़ में मोटी सुई लगा के हड्डी में नहीं करते हैं ये सर्जरी। हम उनको बहुत ही मिनिमल सा एनेस्थीसिया, बहुत पतली सी सुई से बस सुन करते हैं। जी, तो सर मेरा सवाल आपसे है, आपने बताया कि जब भी कोई पेशेंट होता है वो कुछ ही मिनटों में या कुछ घंटों में चलने फिरने लग जाता है। अक्सर ही हमने देखा, क्योंकि जब भी कोई नी का ऑपरेशन होता है या नी रिप्लेसमेंट भी होता है, तो मेरे ख्याल है 4 से 6 महीने तक तो उनको बेड पे ही रहना पड़ता है। और आप दावा करते हैं कि 20 मिनट में ही जो पेशेंट है वो चलने फिरने लग जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। यही सवाल मेरे से एक बड़े सीनियर डॉक्टर ने सिटी में पूछा था कि तुम्हारे पास क्या है ऐसा कि तुम चला देते हो पेशेंट को इतनी जल्दी। मैंने बोला, हमारे पास माँ है, MAA, माइक्रोसॉफ्ट असिस्टेड ऑगमेंटेड रियलिटी है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है FT3D की,
और एक्यूरेसी है रोबोट की। ये हम टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं, जो एक बड़ा ऑपरेशन है उसको छोटा सा करके हम पेशेंट को परोसते हैं। और क्योंकि हमारा ऑपरेशन छोटा है, इसमें चीर-फाड़ कम है, तो ऑपरेशन के बाद जो मरीज को ऑपरेशन से रिलेटेड दिक्कतें आनी चाहिए वो इतनी नहीं आती हैं। और हमारे पेशेंट सेम डे 3, 4, 5 घंटे में खड़े होकर वॉक करने लग जाते हैं। ये सिर्फ इसीलिए है कि हम टेक्नोलॉजी का सही एप्लीकेशन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी सबके लिए अवेलेबल है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका करेक्ट एप्लीकेशन। जी, तो मैं मेरा सवाल आपसे, जैसे आपने बताया कि एनेस्थीसिया जो लगाया जाता है, तो जब वैसे भी नॉर्मल जो पेशेंट होते हैं, कोई भी ऑपरेट हो किसी भी तरीके का, तो जब उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है तो काफ़ी घंटों तक उनको होश नहीं आता है। तो आप ऐसा क्या उसमें करते हो कि जो पेशेंट है डायरेक्ट ऑपरेशन के बाद उसको होश आता है, वो चलने फिरने लग जाता है? हम क्योंकि इस प्रोसीजर में हम पेशेंट को बेहोश नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके कुछ हिस्से को सुन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा होश में ही रहते हैं। अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि हमें ये सर्जरी या ये प्रोसीजर होता हुआ सुनना भी नहीं है, सिर्फ उनको थोड़ा सा नींद दिला देते हैं, वो भी कंट्रोल्ड होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उनको सुनाई देता है। हम अपने ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में म्यूज़िक देते हैं पेशेंट की मनपसंद का, जिससे वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। हम खुद उनके पास रहते हैं, पेशेंट हमेशा होश में ही रहता है। ये होश में की जाने वाला प्रोसीजर है, इसलिए पेशेंट कभी बेहोश हुआ ही नहीं तो उसको होश तो रहेगा ही ना। तो सर मेरा सवाल आपसे है, जैसे और भी कई हॉस्पिटल्स हैं जो नी सर्जरी करते हैं, तो आपके हॉस्पिटल में ऐसा क्या अलग है जो कि हमने वैसे भी देखा है, सुनने में भी आया है कि हज़ारों पेशेंट जो हैं वो आप ही के हॉस्पिटल में आते हैं। ऐसा आपके हॉस्पिटल में क्या है कि दूर दूर से भी जो पेशेंट्स हैं वो आपके हॉस्पिटल में आते हैं? हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन इंडिया के अलग अलग कोनों से पेशेंट आते हैं, बहुत अलग अलग सिटीज़ से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। और वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमारे हॉस्पिटल से इलाज कराए हुए कई हज़ार पेशेंट हैं जिनका एक सक्सेसफुल इलाज हुआ है, और वो हम सिर्फ इसलिए कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास एक ट्रेंड, स्किल्ड, एक्सपीरियंस टीम है और एक टेक्नोलॉजी का बैकअप है। हम कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसकी ट्रेनिंग के लिए अपनी टीम को भेजते हैं और वो टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसकी सही एप्लीकेशन करते हैं। हमारे पास FT3D है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। हमारे पास रोबोलेंस है जो माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस का बेस्ड प्रिंसिपल की टेक्नोलॉजी है। और हमारे पास रोबोट है जिससे हम सर्जरी बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। FT3D से हम सर्जरी की प्लानिंग बिफोर सर्जरी बहुत बढ़िया कर पाते हैं, एक्यूरेटली कर पाते हैं। रोबोलेंस से हम एक वर्चुअल इमेज के तहत वो सर्जरी की एक किस्म से ड्रेस रिहर्सल कर लेते हैं कि ऑपरेशन से पहले मैंने कैसा ऑपरेशन करना है, एक वर्चुअल इमेज मेरे पास आ जाती है, वो कर लेते हैं। और वही सर्जरी हम रोबोट की असिस्टेंस से उसमें एरर ज़ीरो कर देते हैं। तो इट इज़ ज़ीरो एरर, ज़ीरो पेन एंड ज़ीरो रेस्ट, क्योंकि सर्जरी छोटी हो जाती है इसलिए पेशेंट को रेस्ट ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और पेशेंट सेम डे खड़ा भी हो जाता है, वॉकिंग भी शुरू हो जाती है। ठीक है मैम, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि जो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना, बहुत सारे लोगों को डर भी होता है कि कितना खर्चा आएगा, कैसे आएगा। तो अगर जो पेमेंट का तरीका होता है आपके हॉस्पिटल में, किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं वो पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ आप पेशेंट्स को देते हो? बिल्कुल, जो ये घुटनों की प्रॉब्लम है ये बहुत पुरानी और लगभग हर घर में प्रॉब्लम है। तो हमने बहुत पहले से ये मिशन शुरू किया हुआ है कि हमने हर शहर में, भारत के हर शहर में हमने कैंप लगाए हैं। हम हर महीने कैंप्स पे जाते हैं, पेशेंट को अवेयर करते हैं कि कैसे वो घुटनों की प्रॉब्लम से बच सकते हैं ताकि उनको सर्जरी तक भी ज़रूरत ना पड़े, और अगर उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें बेस्ट टेक्नोलॉजी से उनके घुटने ठीक कर सकते हैं। रही बात खर्चे की, तो हमारा जो हॉस्पिटल है हम इम्पैनल्ड हैं सारी इंश्योरेंसेस के साथ, और अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं सर्जरी कराने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का खर्चा है, अदरवाइज़ तो कोई और जो है एक्स्ट्रा खर्चा है वो कुछ नहीं है। जो टेक्नोलॉजी का खर्चा है वो भी हम EMI में कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट पहले ही पैसे देने की सारी ज़रूरत नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके भी चुका सकते हैं।
ठीक है सर, जैसे कि दूर दूर से जो पेशेंट्स आते हैं, सिर्फ पंजाब और चंडीगढ़ से ही नहीं, बाकी जो अदर स्टेट हैं वहाँ से भी आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो इलाज के लिए आते हैं। तो जो इतनी दूर से आते हैं, जब उनकी जो नी सर्जरी हो जाती है, उनको फिर दोबारा भी आने की ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती होगी या कैसे किसी तरीके से वो दोबारा आते हैं, एक बार ये भी समझा दीजिए। देखो, सर्जरी है उसका रिव्यू तो ज़रूरी होता है, पेशेंट से मिलना, पेशेंट को देखना वो ज़रूरी होता है। पर पेशेंट जो दूर दूर से आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, हम उनकी सहूलत के लिए एक चीज़ ये करते हैं कि हमारे कैंप्स रेगुलरली ऑल ओवर इंडिया, मेन सिटीज़, अलग अलग स्टेट्स में रेगुलरली लगते रहते हैं। हर महीने कहीं ना कहीं कैंप कितनी बार लगते रहते हैं। तो उसमें जैसे ही हमारे कैंप किसी भी सिटी में लगने होते हैं, हम अपने पेशेंट्स का डाटा लेते हैं, ऑपरेटेड पेशेंट्स और ट्रीटेड पेशेंट का, उनको इंटीमेट करते हैं। हमारी एक टीम है जो पर्सनली फ़ोन करती है और उनको फ्रीक्वेंट बार बार रिमाइंडर्स देती है ताकि वो फॉलोअप के लिए आ सके। इतना ही नहीं, हम उनकी सर्जरी की प्लानिंग भी इस तरीके से करते हैं कि इस हिसाब से हमारी सर्जरी की प्लानिंग होगी कि जब पेशेंट को फॉलोअप की ज़रूरत होगी, कितने दिन बाद होगी। सपोज़ किसी पेशेंट को मैं चाहता हूं कि 15 दिन बाद मैंने देखना है, तो उसकी सर्जरी से डिस्चार्ज हम 15 दिन पहले का प्लान करते हैं कि मुझे पता है कि 15 दिन बाद मैंने वहां पे उसके सिटी में जाके कैंप लगाना है। तो इस चीज़ का फ़ायदा पेशेंट को होता है और उसको अपने दूर घर से हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं आना पड़ता। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई, लोगों को जानकारी भी दी, लोगों को भी थोड़ा राहत भी मिली होगी कि किस तरीके से जो खर्चा है वो कम आ सकता है, ईएमआई के थ्रू भी वो जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। धन्यवाद।